कैसे हो स्टूडेंट्स। आप सब सुनील सर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा हट के इतिहास के मूल विषय की अपेक्षा आज हम भूगोल का लेसन पढ़ रहे हैं। हालांकि मेरा जो प्राथमिक सब्जेक्ट है वो इतिहास है, लेकिन आज भूगोल के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपका जो पहला लेसन है वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये आपका पहला लेसन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो क्या देखते हैं कि पृथ्वी के रूप को तूफान की आंख होती है। जैसे पढ़ा है ना हमने, जैसे प्लस वन में, कि तूफान का जो केंद्र बिंदु होता है या चक्रवात होता है उसको साइक्लोन की आंख बोलते हैं। नदी का मुख होता है कि जहाँ पर नदी जो है, जहाँ से नदी निकलकर और समुद्र में गिरती है। और हिमनद, आपने देखा कि हिमनद में जो नासिका होती है, प्रोथ होती है, हिम नदी जो होती है जिसको ग्लेशियर भी बोलते हैं। इसके अलावा आपने जो है जल डमरू मैदे की जो ग्रीवा गर्दन जिसको हम बोलते हैं, और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति में हम कहीं न कहीं मानव का रूप देखते हैं। उसी प्रकार गांव नगरों का जीवों के रूप में वर्णन किया जाता है। खासकर जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, भूगोल के जानकार थे, ज्योग्राफर थे, उन्होंने जो राज्य का या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियाँ कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार हमारे शरीर में जो शुद्ध और अशुद्ध रूप का अशुद्ध खून का जो परिवहन करती हैं वो धमनियाँ और शिराएँ करती हैं, उसी प्रकार जो पृथ्वी के ऊपर, जो धरातल के ऊपर है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य होता है वो परिवहन के माध्यम से, सड़क, रेल मार्ग और जल परिवहन के माध्यम से होता है। इसीलिए इनको भी जो है परिसंचरण की धमनियाँ कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि जो प्रकृति है उसकी तुलना मानव के साथ की जा रही है और मानव की तुलना प्रकृति के साथ की जा रही है। तो इस प्रकार हम मानव की बनाई हुई चीज़ों की तुलना प्रकृति के साथ की जा रही है, और जो प्रकृति की तुलना वो मानव के साथ है। यानी प्रकृति का और जो मानव का है वो गहरा संबंध है। और जो मानव भूगोल है वो इसी बारे में है कि वो मानव का और प्रकृति के साथ उसका अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो इन संबंधों का अध्ययन हम जिसमें पढ़ेंगे वो हमारा कहलाएगा मानव भूगोल। जी हाँ, मानव भूगोल। यानी मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें किसी एक क्षेत्र में मानव द्वारा विकसित परिस्थितियों, वातावरण तथा वातावरण एवं मानव के बीच होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उसे मानव भूगोल कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि किसी क्षेत्र में मानव और पर्यावरण के बीच जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलती हैं उसका जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी मानव का और पर्यावरण और वातावरण, पर्यावरण या वातावरण के अंतर संबंधों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। मानव निर्मित परिस्थितियां वे हैं जो अपने आवास क्षेत्र में सुरक्षा और चैन से रहने के लिए, आराम से रहने के लिए मानव समुदाय द्वारा निर्मित होती है। जैसे कृषि प्रधान, आप देख सकते हो कृषि प्रधान भूमि है, खेत हैं, उद्योग हैं, यातायात है, संचार के अलग अलग साधन हैं, ग्राम हैं तथा नगर हैं इत्यादि इसके उदाहरण हैं। क्यों उदाहरण हैं ये इसके? क्योंकि मानव निर्मित परिस्थितियां मानव समूहों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः इन्हें सामान्यतः सांस्कृतिक परिस्थितियां भी कहते हैं। इसलिए मानव भूगोल को कुछ भूगोलवेत्ता सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा भी दे देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में हम जो है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक यानी अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, उनका बोध कराता है। भूगोल की इस शाखा को मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के समय जो है इस पर ज़्यादा चर्चा होने लगी। इससे लोगों में जिज्ञासाएं बढ़ गई।
अब देखते हैं हम जो मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं वो क्या हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे रैटजेल है, जो एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक है जो एंथ्रोपियोग्राफी उसमें लिखा है, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। मानव भूगोल की जो और भी कुछ परिभाषाएं दी गई, जैसे मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी इस परिभाषा में जो है संश्लेषण पर जोर दिया गया है। और मानव भूगोल आगे परिभाषा देखेंगे हम एलन सैम्पल की। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी सैंपल ने इस बात पर जोर दिया गया है कि जो है मानव के और पृथ्वी के जो संबंध हैं, मानव के और जो पर्यावरण के संबंध हैं, वो लगातार प्रगतिशील हैं। वो एक स्थान पर टिके हुए नहीं रहते, वो लगातार गतिशील रहते हैं। इसके अलावा ब्लास ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल कहलाते हैं। यानी इसमें जो है मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की जो है एक नई कल्पना प्रस्तुत की गई है। नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। जो ऊपर की परिभाषाएं हैं उनके अनुसार जो है मानव भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि भिन्न भिन्न भौतिक दशाओं में मनुष्य का प्रत्युत्तर कैसा होगा, उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, मनुष्य कैसी प्रतिक्रिया देगा और वह किस प्रकार प्रकृति से जो है समायोजन करेगा या उसे संघर्ष करके जो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेगा और उसे अपने लिए किस प्रकार उपयोगी बनाएगा। यह तभी संभव है जब हम थोड़ा सा तो प्रकृति का मानवीकरण कर दें और कुछ मानव का प्रकृतिकरण कर दें। यह तभी संभव हो सकता है। भूगोल का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। जो मानव भूगोल के शुरुआत है वो तो काफ़ी पुरानी प्राचीन काल से ही हुई है, अरस्तु प्लेटो के समय में। लेकिन जो बाद में मानव भूगोल को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी है, मानव भूगोल का जो उद्भव मनुष्य और पर्यावरण की बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ ही शुरू हो गया था। लेकिन बाद में जो है खोज की जो काल है, खोज का काल किसको कहा जाता है, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के काल को खोज का काल कहा जाता है। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्ञात समाजों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई और यात्रियों द्वारा नए नए स्थानों का अन्वेषण किया गया, भूगोल का विस्तार किया गया और विभिन्न समाजों के साथ इसकी बातचीत की गई। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचार और विचार के कंट्रप्रति स्कूल और विचार के व्यवहार विद्यालय की तरह बढ़ सकते हैं। का सही अर्थों में जो विकास है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन फिर 20 के विकास का इतिहास बहुत पुराना है। ग्रीक और रोमन विद्वानों के लेख पाए जाते हैं। भारतीय और अरबी विद्वानों के लेखों ने उनको बढ़ावा देने में योगदान दिया। लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को खोज का युग कहा जाता है। इस खोज के युग में बहुत सारी यात्रियों द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं की गई और नए जो भूभाग हैं उनको खोजा गया। इससे क्या हुआ कि मानचित्र निर्माण की विधियों का गुणात्मक विकास हुआ और क्षेत्रों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी की गई। इससे जो है आगे भूगोल का विकास होता गया। और जो आधुनिक भूगोल है, रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। रैटजेल जो थे उन्होंने किताब लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी। जी हाँ, एंथ्रोपोजोग्राफी किताब लिखी थी 1872 से 1899 के बीच ये ग्रंथ तैयार किया गया था और उन्होंने मानव केंद्रित विचारधारा को स्थापित किया और जो है मानव भूगोल को आधुनिक रूप दिया। यानी रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता माना जाता है। इसके अलावा जो रैटजेल की शिष्या सैंपल थी, वाइल्ड डीला ब्लास था और दूसरे भूगोलवेत्ता थे जिन ब्रोंस इत्यादि, उन्होंने भी जो है मानव भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान दिया। पर्यावरण के से संबंधित जो विचारधाराएं हैं उनमें मुख्य रूप से जो हैं 3 विचारधाराएं प्रमुख हैं। इनमें सबसे पहली विचारधारा है
पर्यावरणीय निश्चयवाद। जी हाँ, इसे निश्चयवाद या पर्यावरणवाद भी कहते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म भी इसको कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी इसको कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार क्या कहा गया है कि जो प्रकृति है वो मानव को नियंत्रित करती है, मनुष्य जो प्रकृति का बच्चा है, प्रकृति का दास है, पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, मानवीय जो गतिविधियां पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसमें जो है प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव को तुच्छ, महत्वहीन और निष्क्रिय माना गया है और इसके विभिन्न उदाहरण भी दिए गए हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में भी जायरे बेसिन जो अफ्रीका में है वहाँ के पिग्मी, काला मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है, वहाँ के रहने वाले बुशमैन, उत्तरी ध्रुव के रहने वाले एस्किमो और मध्य एशिया के किर्गिज लोगों का जीवन है एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। और इनका कारण क्या है? इनका कारण प्रकृति है। इस भूगोल की यह जो विचारधारा है, पर्यावरणवाद की विचारधारा है, इतिहास में शुरू से ही चली आ रही है। जी हाँ, प्रारंभ से ही यह विचारधारा चली आ रही है, किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलित रही। प्राचीन काल से विद्वान जो हैं मनुष्य पर उच्चावच का, जलवायु का, मृदा का, प्राकृतिक वनस्पति का, जलाशयों का, पानी के स्रोतों का, भौतिक तत्वों का प्रभाव का अध्ययन करते आए हैं। इनमें हमारे सभी प्राचीन विद्वान हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, थ्यूसिडाइडस, एरोडोट्स आदि शामिल हैं। आधुनिक विद्वानों में है मॉन्टेस्क्यू है, इमैनुअल कांट है, बोदिन है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है, कार्ल रीटर है, होयकल है, बक्कल है, फ्रेडरिक एडजल है। इन्होंने भी जो है आप देखोगे, कुमारियानंद सैंपल है, डेमोलिन है, इन्होंने भी जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थन किया है। इसका उदाहरण आपके पाठ में भी दिया गया है, जिसको हम अभी देखेंगे। देख सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण आपके जो पुस्तक में ये एक अध्ययन दिया गया है, बेंदा मध्य भारत के जो अबुझमाड़ के क्षेत्र के जंगलों में रहता है और उसके बारे में बताया गया है कि वो स्थानांतरित कृषि करता है और वहाँ के जो वृक्ष हैं, महुआ, पलाश, साल आदि वृक्षों में उसका बचपन गुजरता है और जड़ी बूटियों का वो जो है एकत्रित करता है और इसके साथ साथ वो जो मुख्य रूप से वन या प्रकृति पर आधारित नदियों का पानी पीता है। यानी ये जो है हमारी इसी विचारधारा का समर्थन करता है, जिस धारा को हमने प्रावरणीयवाद या प्रावरणीय निश्चयवाद कहा है। दूसरी जो हमारी विचारधारा है उसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, संभववाद। इसे संभाव्यतावाद भी कहा जाता है। यह ऐसी विचारधारा जिसके अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली या उसका दास नहीं है। वह मानता है, यह विचारधारा मानती है कि जैसे प्रकृति मानव को प्रभावित करती है वैसे ही मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति में अपार संभावनाएं होती हैं जिनका मानव फायदा उठाकर के क्या करता है, प्रकृति को प्रभावित। वह अपनी बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा और कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। समय बीतने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है, मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता बढ़ जाती है। मनुष्य ने अपनी कार्यकुशलता के बल पर आदि मानव के जीवन को छोड़कर आधुनिक जीवन में प्रवेश कर लिया है। यानी ये जो विचारधारा है ये मानती है कि जो मानव जो है प्रकृति को टक्कर देता है, प्रकृति से संघर्ष करता है और उसको प्रभावित करता है और कहीं कहीं वो प्रकृति पर भारी भी पड़ जाता है। विचारधारा के समर्थक विद्वान है वो है लुसियन फैब्रे है, ईसा बोमैन है, विडाल डीला बलांस है, बोरो है, सावर है, जीन बरंस है, वो इस विचारधारा के समर्थक है। इस विचारधारा से संबंधित हमारी किताब में एक कहानी का भी वर्णन किया गया है, जिसको अभी हम देखेंगे। ट्रांडाइम जो शहर है यूरोप का, उसका वर्णन है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ जो है बहुत सर्द होती हैं। वहाँ पर बर्फीली पवनें चलती हैं जिनको प्रचंड पवनें और भारी हिमवाली पवनें कहते हैं। और वहाँ महीनों पर जो है कई महीनों तक जो आकाश में है ना प्रकाश नहीं होता। और वहाँ एक कैरी नाम की महिला का जो 58 वर्षीय उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार
उसने क्या किया कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कांच का गुंबद बना लिया है। गर्मियों में उस गुंबद से प्रकाश आता है, अंदर ही वो रहती है और उष्णकटिबंधीय फल जैसे केला है, कीवी, उनका आनंद लेती है। हालांकि वो फल वहाँ पे नहीं होते, हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन वायुयान से वो फल लगातार मंगवाए जाते हैं। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका संभववाद का। बोला है। तीसरी जो हमारी विचारधारा है वो है संभावनावाद, प्रोबेबिलिज्म। इसे नवनिश्चयवाद भी कहते हैं या आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। यह निश्चयवाद और संभावनावाद के चरम सीमाओं के बीच की अवधारणा है। इस अवधारणा को जो प्रतिपादित किया था वो किया था ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विद्वान ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने। टेलर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि कुछ तो मानव प्रकृति को प्रभावित करता है और कुछ प्रकृति मानव को प्रभावित करती है। ग्रिफिथ टेलर का जो ये विचार था उसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है। और रुको और जाओ जो निश्चयवाद है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ बाद में। ये जो शब्द है रुको और जाओ निश्चयवाद बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ। मानव जो भूगोल है, अब हम उसकी प्रकृति देख लेते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर प्रतिक्रिया के द्वारा, आपस में अंतर संबंधों और क्रिया के द्वारा करता है। उल्लेखनीय है कि आप देख सकते हैं कि भू आकृतियाँ, मृदाएँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात जिसको फाउना बोलते हैं, वनस्पति जात फ्लोरा, प्राणी जात का मतलब है जीव जंतु और वनस्पति जात का मतलब है पेड़ पौधे वनस्पति, चट्टाने, खनिज भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर मनुष्य अपने कार्यकलापों के द्वारा अपनी सुख सुविधाओं और विकास के लिए कुछ लक्षणों को उत्पन्न करता है। जैसे आप देख सकते हैं घर, गांव, खेत, नगर, नहर, शहर, पुल, सड़क, रेल मार्ग, कारखाने, बांध, स्कूल, बंदरगाहें, हवाई जहाज, जलाशय, पानी वाले जहाज, दैनिक उपयोग में आने वाली ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मानवीय लक्षण हैं। मानव निर्मित परिस्थितियों से ही मानव के सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों पर भौतिक वातावरण का भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मानव भौतिक परिवेश से व्यापक अनुकूलन करके ही सांस्कृतिक अथवा मानवीय परिवेश की रचना करता है। इसी तरह भौतिक पर्यावरण भी मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया जाता है, प्रभावित करता है, और प्रकृति मानव को दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। आपकी मानव भूगोल की अवधारणा से संबंधित मानचित्र है। इसमें भौगोलिक विचारधाराएं दी गई है आपकी निश्चयवाद या प्रकृतिवाद, संभावनावाद, नवनिश्चयवाद, और दूसरी जो बाद के विकसित धारणाएं हैं मानवतावादी, कल्याणपरक, आमूलवादी और व्यवहारवादी, ये भौगोलिक विचारधाराएं हैं। अब नीचे देखिए, ये है मानव भूगोल की शाखाएं। सैन्य भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, व्यवहारवादी भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल। इनके साथ ही बाहर जिनसे ये संबंधित है, दूसरे जिन विषयों से ये संबंधित है, जैसे सैन्य भूगोल सैन्य विज्ञान से, राजनीतिक भूगोल राजनीति शास्त्र से, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से, व्यावहारिक भूगोल मनोविज्ञान से, आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से संबंधित है, सामाजिक भूगोल समाज शास्त्र से, नगरीय भूगोल नगरीय अध्ययन से, और जनसंख्या भूगोल जनांकीय जो जनांकीय सारणी है उससे संबंधित है। करती और विषय क्षेत्र। मानव जो है भूगोल जो है पृथ्वी के मानव आवास के रूप में अध्ययन करते हैं। उसके बाद भूगोल की दो मुख्य शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में विभिन्न प्रदेशों का जो भौतिक वातावरण है ना, पर्यावरण यानी प्रकृति, वो शामिल होती हैं, और मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल की आप प्रकृति देखिए। मानव भूगोल जो है मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल मानव परिस्थिति है। मानव भूगोल जो है भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है। मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। आगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है कि ये किस किस चीज़ों का अध्ययन करता है, क्या क्या इसमें शामिल है। जो मानव भूगोल का क्षेत्र उसको अब लगातार विस्तार होता जा रहा है, उसको हम ज़्यादा सीमित नहीं कर सकते, वो बहुत विस्तृत हो गया है।
फिर 20 में जनसंख्या और क्षमता का अध्ययन, प्रदेश के संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, भाषाओं का अध्ययन, जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनका अध्ययन, वातावरण समायोजन का अध्ययन, वातावरण समायोजन का काल क्रमिक अनुक्रमण या कालिक अनुक्रमण। और अध्ययन के जो उपागम हैं हम देखेंगे, पारिस्थितिकी है उपागम है, क्षेत्रीय उपागम है, व्यवहार परक उपागम है, कल्याण परक उपागम है और तंत्र उपागम है। ये इसके मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम हैं। आपके सिलेबस में भी देखो कि एक टेबल दी गई है जिसमें एक साइड मानव भूगोल के क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल अभी आपको बता था, जैसे राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल, आर्थिक भूगोल है। फिर इसके साथ में उप क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र हैं व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। और ये फिर सामने दूसरे जो हैं सामाजिक विज्ञानों से संबंधित हैं, जैसे समाज शास्त्र से है, मनोविज्ञान से, कल्याण शास्त्र से, अवकाश भूगोल समाज शास्त्र से, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से। ऐसे ही नगरीय जो भूगोल है वो नगरीय अध्ययन और नियोजन से है, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक विज्ञान से है, सैन्य भूगोल सैन्य विज्ञान से है, जनसंख्या भूगोल जो है जनआंकीय से संबंधित है, आवासीय भूगोल जो है नगर ग्रामीण नियोजन से संबंधित है, और आर्थिक भूगोल जो है जिसमें संसाधन कृषि उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है वो क्रमशः संसाधन अर्थशास्त्र से, कृषि विज्ञान से, औद्योगिक अर्थशास्त्र से और व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इस प्रकार आप देख सकते हो भूगोल का क्षेत्र काफ़ी विकसित है, इसके बहुत सारे उपक्षेत्र हैं, इसकी बहुत सारी पाठ्य वस्तुएं हैं और ये जो है बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों के साथ या सामाजिक जो विषय है उनसे संबंधित है। इस प्रकार जो हमारा पहला लेसन है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।